Are you somebody who is preparing for JIB exam for the October 2023 session? Then I'm very sure that you must have asked yourself this pertinent question, and that is, which paper is the most difficult paper in your JIB exam? JIB एग्जाम के अंदर जो आपके 4 पेपर्स आते हैं उसमें से सबसे डिफिकल्ट पेपर कौन सा है, ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आया. And this one question often affects the preparation of a lot of students, preparation strategy of a lot of students, because अगर डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तो आई एम वेरी श्योर कि आप ये कोशिश करते होगे कि इस सब्जेक्ट को मैं लास्ट में प्रिपेयर करूं और जो बाकी के 3 सब्जेक्ट्स हैं उनको हम पहले प्रिपेयर कर लें, उनको हम अच्छे से प्रिपेयर कर लें ताकि एटलीस्ट वो पेपर्स तो क्वालिफाई हो पाए. बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट कि अगर आपको एग्रीगेट बनाना है तो आपको हर पेपर के अंदर कम से कम 45 मार्क्स चाहिए होंगे, और अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना है इंडिविजुअली देन आपको कम से कम 50% मार्क्स या फिर 50 मार्क्स चाहिए होंगे. So very good evening everyone. My name is Shubham Singhania, and in this particular video I'm going to specifically talk about which is the most difficult subject, and I'm going to give you some rational reasons also for the same. So do watch the video till the very end. Let's get started. Now let's have a very quick recap of what are the subjects. सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं. ब्रॉडली ब्रीफली मैं आपको बता भी दूंगा कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर है क्या. ठीक है, तो सबसे पहला पेपर जो आपके पास है दैट इज पेपर नंबर 1 विच इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. तो टेक्निकली इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में बात हो रही है. दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एंड वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है आईई एंड आईएफएस. ठीक है, सेकेंड पेपर जो आपके पास है आपके जेआईबी एग्जाम के अंदर इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग. जैसे कि नाम से पता चल रहा है इट इज वेरी मच इनटू व्हाट यू एक्चुअली डू इन अ बैंक. बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं, बैंकिंग एथिक्स क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पूछी जाती है. थर्ड पेपर इज पेपर नंबर 3 विच इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बट फॉर बैंकर्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एएफएम. बट स्टिल आपको नाम से पता चल रहा होगा कि 2 स्पेसिफिक सब्जेक्ट इसके अंदर कवर हो रहे हैं. वन इज द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग, और जो सेकंड सब्जेक्ट कवर हो रहा है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फोर्थ जो सब्जेक्ट है हमारे पास दैट इज पेपर 4 विच इज रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट. अगेन 2 इंपॉर्टेंट कोर एरियाज इसके अंदर कवर हो रहे हैं. एक है कोर एरिया ऑफ रिटेल बैंकिंग का जिसमें आप कस्टमर से डील करते हैं, एंड द सेकंड वन इज वेल्थ मैनेजमेंट जहां पे आप लोगों के पैसे को, लोगों के वेल्थ को कैसे मैनेज करते हैं. ठीक है, सो दीज आर योर 4 सब्जेक्ट्स, 4 पेपर्स एक्चुअली व्हिच आई होप यू ऑलरेडी नो. ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज, एंड आई एम श्योर कि आपको ये बात पहले से पता होगी कि हर पेपर के अंदर हमारे पास 4 मॉड्यूल्स हैं. इसका मतलब क्या है, इन टोटल हमारे पास 16 मॉड्यूल्स हैं. वी हैव अ टोटल ऑफ 16 मॉड्यूल्स. So what I'm going to do, I'm going to break it first in front of you कि हर पेपर के अंदर आपके पास जो मॉड्यूल है उसका नाम क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको एक ब्रॉड आइडिया लग जाए. ठीक है, पेपर 1 के बारे में बात करते हैं विच इज द सब्जेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. अब इसके अंदर 4 मॉड्यूल है, मॉड्यूल के नाम पढ़ते हैं जरा. पहला मॉड्यूल है इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे. दैट इज द फर्स्ट मॉड्यूल. सेकेंड मॉड्यूल क्या है, इकोनॉमिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग. अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आप बेसिकली डिमांड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हो. ठीक है, तो थर्ड मॉड्यूल इज इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर. मतलब हम इंडियन इकोनॉमिक्स को तो समझेंगे, इकोनॉमिक्स को हमने समझ लिया इनफैक्ट, अब हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को समझेंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या एलिमेंट्स हैं उसके, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं. ये सारा का सारा पोर्शन जो है मॉड्यूल 3 में आने वाला. मॉड्यूल 4 इज गोइंग टू टॉक अबाउट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो दिस इज व्हाट सिक्योरिटीज मार्केट इज ऑल अबाउट, कि आप अपने फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे. आप बॉन्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, डिबेंचर्स का इस्तेमाल करेंगे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स का आप इस्तेमाल करते हैं अपने मार्केट्स के अंदर, सिक्योरिटी मार्केट्स के अंदर, उनके बारे में जो डिस्कशन होगा वो यहाँ. ठीक है, 4 मॉड्यूल्स हो गए, सिलेबस का आपको आइडिया लग गया. पेपर 2 पे चलते हैं. सेकंड पेपर के अंदर इसमें भी 4 मॉड्यूल्स हैं. फर्स्ट वन हैज जनरल बैंकिंग ऑपरेशन. बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो सारी आप यहाँ पे डेवलप करोगे. वेरी बेसिक इन नेचर, वेरी बेसिक सिस्टम ऑफ हाउ अ बैंक ऑपरेट्स एंड फंक्शंस. सेकेंड है फंक्शंस ऑफ बैंक. ठीक है, अब आपको पता है बैंक क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, और मैं ये भी अज्यूम करके चल रहा हूँ क्योंकि जेआईएफ वाले स्टूडेंट, जेआईबी वाले स्टूडेंट्स वो हैं
जो ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं आइदर एट अ क्लरिकल पोजीशन और एट अ ऑफिसर्स पोजीशन, तो उनको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि बैंक के अंदर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। देन वी ऑल्सो हैव अ मॉड्यूल रिलेटेड टू बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जहां पे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और जो भी इवोल्यूशन हो रहे हैं टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बैंक्स के अंदर, उसके बारे में कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। एंड मॉड्यूल डी इज रिगार्डिंग एथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल स्टडीज, जिसको हम बैंकिंग एथिक्स बेसिकली कहते हैं। तो दिस इंटायर पेपर 2, जिसको हम प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग कहते हैं, जो आपकी कोर बैंकिंग से डील करता है, जो एक बैंक का रेगुलर काम होता है या ऑपरेशंस होता है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द थर्ड पेपर नाउ। थर्ड पेपर को भी जान लेते हैं। थर्ड पेपर का नाम है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। अब इसके अंदर भी 4 मॉड्यूल होंगे। पहला मॉड्यूल है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव रेड इन क्लास 11 12। अगर आपके पास क्लास 11 और 12 के अंदर कॉमर्स नाम का सब्जेक्ट था और कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर अकाउंटेंसी नाम का सब्जेक्ट था, तो जितना भी आपने पढ़ा है, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हो गए, कन्वेंशंस हो गए, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपकी इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर कवर होती है, ठीक है। सेकेंड मॉड्यूल इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कोर बैंकिंग सिस्टम, बैंक्स की अकाउंटिंग। अगर मैं बैंक्स के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में बात करूं, विच इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज डन इन कॉर्पोरेट्स, वो यहां पे आपको सिखाया जाएगा कि बैंक्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं, ठीक है। द थर्ड मॉड्यूल इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर कैपिटल बर्टिंग डिसीजन हो गया, डिविडेंड डिसीजन हो गया, ठीक है। देन यू हैव कैपिटल स्ट्रक्चर, देन यू हैव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जो मेन कोर चैप्टर्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वो यहां कवर होंगे, बट दे आर वेरी बेसिक्स। इन बेसिक्स ही पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाके पूछा जाता है, ठीक है। द फोर्थ वन इज टैक्सेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग। तो कुछ चैप्टर्स इसके अंदर टैक्सेशन के हैं, जैसे जीएसटी वगैरह हो गया, और कुछ चैप्टर्स इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग के हैं, जिसको हम कॉस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। अ स्लाइटली सब्जेक्ट विच इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स न्यूमेरिकल्स। आई नीड टू टेल यू दिस कि ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये स्लाइटली न्यूमेरिकल्स की तरफ टिल्टेड है, ठीक है। फोर्थ पेपर इज रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपके पास मॉड्यूल है रिटेल बैंकिंग के। रिटेल बैंकिंग के सारे कंसेप्ट इसके अंदर आपको पढ़ाए जाएंगे। रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी, क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं जो कस्टमर को ऑफर किए जाते हैं, जिसके अंदर इंश्योरेंस आ जाएगा, ऐसे कुछ टॉपिक्स आ जाएंगे। मॉड्यूल सी है सपोर्ट सर्विसेज, जिसके अंदर मार्केटिंग, बैंकिंग सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, क्या क्या एडिशनल सपोर्ट सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। आपको कहीं पे पेमेंट करनी है, आपको कहीं से पेमेंट रिसीव करनी है, ऑल ऑफ दोस फंक्शंस आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड हियर। द लास्ट वन इज गोइंग टू बी वेल्थ मैनेजमेंट। क्या टेक्निक्स, क्या टूल्स का आप इस्तेमाल करोगे, क्या रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करोगे ताकि आपके वेल्थ को अच्छे से मैनेज किया जा सके, ठीक है। नाउ द होल आइडिया, द होल पॉइंट ऑफ टेलिंग यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज so that you get a glimpse, a broader glimpse of what the subject entails, what the paper entails. तो अब आपको ब्रॉडली ये देख के बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि पेपर 4 एज वेल एज पेपर 2 विच इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, दे आर मेजरली एरियाज ऑफ कोर बैंकिंग। वो कोर बैंकिंग से रिलेटेड हैं। तो अगर आप बैंक बैकग्राउंड से हैं, जो कि आप हैं बिकॉज आप जेआईबी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये सब्जेक्ट्स, ये 2 सब्जेक्ट्स कंपैरेटिवली इजी लगने वाले हैं। अगर आपको 6 महीने या फिर 1 साल हो गए, 6 महीने भी अगर हो गए तो पेपर 2 तो आपको बहुत आसान लगने वाला है। और अगर 6 महीने से ज्यादा हो गए तो मैं अज्यूम करके चलता हूं कि आपको रिटेल बैंकिंग की भी अच्छी लेवल की जानकारी हो गई, ठीक है। तो ब्रॉडली समझ में आ गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नाउ डाइव इनटू आवर क्वेश्चन कि किस लेवल पे या किस पैरामीटर्स के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बेस्ड ऑन द सिलेबस। अगर मैं आपके सिलेबस के बारे में बात करूं, किस पेपर के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स आई नो यू गाइज आर बैंकिंग पीपल, आपके पास टाइम कम होता है, 2 से 3 घंटे ही आपको मिल पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 घंटे। अगर आप बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली मेहनत करना चाहते हो, बहुत ज्यादा एफर्ट करोगे, तो 4 से 5 घंटे मिलेंगे, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलता, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर सिलेबस की लेंथ के बारे में बात करें, कितना डेप्थ में सिलेबस है, कितना लंबा सिलेबस है, ठीक है, तो कौन सा सब्जेक्ट हमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है। फर्स्ट पेपर के बारे में बात करें, विच इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके अंदर 55 चैप्टर्स हैं, ऑलमोस्ट अ हाफ सेंचुरी। 55 चैप्टर्स हैं आपके पास पेपर 1 के अंदर, एंड दिस इंक्लूड्स ऑल द 4 मॉड्यूल्स आल्सो। पेपर 2 के बारे में बात करें, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, दिस इज आल्सो स्लाइटली लेंथी, 45 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। पेपर 3 के बारे में बात करें, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके अंदर 35 चैप्टर्स हैं, थोड़े से कम है। पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट हैज ओनली 30 चैप्टर्स। तो अगर मैं सिर्फ कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, कीपिंग ऑल अदर थिंग्स असाइड, इफ आई ओनली टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ द सिलेबस, तो पेपर 1 जो है ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है या सबसे ज्यादा लेंथी होने वाला है, ठीक है।
दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट डिफिकल्ट बेस्ड ऑन द सिलेबस, कीपिंग अदर थिंग्स एज कांस्टेंट। रेस्ट आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। एक फैक्टर हो गया ये। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि मैंने कुछ पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस किया, कुछ वीडियोस देखी, कुछ जो मेंटर्स ने बताया है, कुछ जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाई किया है, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनसे हमने बात करी, तो हमें एक ब्रॉड आइडिया लगा अबाउट द डिफिकल्टी लेवल। अब एक एक सब्जेक्ट के बारे में ब्रॉडली बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा पेपर 2 के बारे में, ना कि पेपर 1 के बारे में। पेपर 2 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। नाउ ऑल दोस हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन बैंक, जो भी बैंक से जुड़े हुए हैं, बैंक के अंदर काम कर रहे हैं, उनको अगर ये सब्जेक्ट आप पढ़ना शुरू करोगे या उनसे फीडबैक लोगे तो वो आपको ये बताएंगे कि ये मोटा मोटा वो काम है जो हम अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं, ठीक है। जो अपने डेली ऑपरेशंस में आप कर रहे हो वही चीज इसके अंदर पूछी हुई है। तो कंसीडरिंग दैट फैक्ट, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, या ये आपको ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं लगता, बिकॉज यू आर प्रैक्टिकली डूइंग इट। वो होता है ना कि किसी चीज को आप थ्योरेटिकली पढ़ते हो, किसी सब्जेक्ट को आप एकेडमिकली पढ़ते हो, और उस चीज को अगर आपने प्रैक्टिकली किया होता है तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स अगर जाके कोर्ट में केस लड़ लेते हैं कि एक मतलब किसी लॉ पे, लेट से कंपनीज एक्ट पे, या लेट से सिविल प्रोसीजर कोड पे, तो उसके सेक्शंस उन्हें ऑलरेडी याद होने शुरू हो जाते हैं, प्रोविजंस उन्हें याद हो जाते हैं, ठीक है। वो उसे इंटरनलाइज कर लेते हैं। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको डिफिकल्टी नहीं महसूस होगी, बिकॉज ये आप रोज का काम है जो आप करते आ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की क्या खास बात है कि अगर आपने डिपार्टमेंट्स देखे हो तो बैंक्स के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। कोई डिपार्टमेंट जो होता है वो वेल्थ मैनेजमेंट में कस्टमर को एडवाइस देता है, या जो थोड़े से सीनियर मैनेजर हो जाते हैं, ऑफिसर लेवल पोजीशन पे होते हैं, वो एडवाइजरी का काम करने लगते हैं कि उनके पास कोई बड़ा क्लाइंट आया तो आप उनको भेज देते हो कि भाई ये एक्सपर्ट हैं वेल्थ मैनेजमेंट में, ये आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, ये आपको एडवाइस करेंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में भी मैं अगर बात करूं, पहली बात तो सिलेबस जो है वो थोड़ा सा कम है, सिर्फ 30 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, और जो टॉपिक्स हैं वो भी ऐसे ही हैं जिनके बारे में आप डेली लाइफ में बैंक्स के अंदर, मीटिंग्स के अंदर डिस्कशंस करते समय पढ़ते होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पढ़ना चाहिए। तो दोनों बैंकिंग के सब्जेक्ट हैं, ये हमने एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट एज इन दे आर नॉट पार्ट ऑफ बीइंग द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, वो उस रेस में ही नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, विच इज द सब्जेक्ट ऑफ पेपर 3 अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। अब ये थोड़ा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल से डर लगता है, आई ऑलरेडी नो दैट। नाउ द कैच हियर इज कि क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर मोर ऑफ अ फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। वो फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर एग्जांपल आपसे कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला पूछ लिया गया और कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको वैल्यू निकालने को दे दी गई, ठीक है, या आपसे ईबीआईटी निकालने को कह दिया गया। तो जो भी इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो अगर आप बेसिक पढ़ के चले जाओगे, अगर आप फॉर्मूलेस पढ़ के चले जाओगे, थोड़े बहुत प्रैक्टिस करके चले जाओगे न्यूमेरिकल्स, यू विल बी एबल टू डू दिस पेपर ऑल्सो। क्योंकि इसके अंदर ज्यादा वेटेज न्यूमेरिकल्स का है, ज्यादा वेटेज फॉर्मूला वाले न्यूमेरिकल का है, तो कंपैरेटिवली इसके अंदर काम आसान हो जाता है, ठीक है। नाउ इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द फर्स्ट पेपर, दैट इज पेपर 1, तो पहली बात तो क्या है कि इसका सिलेबस बहुत ही लंबा है, 55 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। सेकेंड, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा डील करना आसान है, बिकॉज इकोनॉमिक के जो डिमांड सप्लाई वाले टॉपिक हैं वो अगर आपके पास कॉमर्स थी, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो मैं ये नहीं अज्यूम करना चाहता, बिकॉज बैंक में बहुत सारे लोग होते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं और बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से होते हैं। बट फिर भी अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो हो सकता है फिर भी आपने इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट पढ़े हुए हों और वो टॉपिक्स आपके को आते हों। बट अगर मैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बात करूं, ये टॉपिक जनरली स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा होता है, और इसके अंदर थोड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा चाहिए, थोड़ी डेप्थ में जाना पड़ेगा आपको सिलेबस को कवर करने में, वरना आपको कंसेप्ट्स नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। Therefore, considering based on the level of the syllabus, जितना ज्यादा डेप्थ में सिलेबस पूछा हुआ, जितना लंबा सिलेबस पूछा हुआ, एंड कंसीडरिंग द लेवल ऑफ क्लैरिटी, level of concepts which are required, I feel that this subject is going to be the most difficult subject in your entire 4 paper, ठीक है। तो अगर मेरी सजेशन माने तो जब आप प्रिपेयर करना शुरू करें, which I believe that you must have already started, आप स्टार्ट कर सकते हैं बैंकिंग वाले पेपर से, ठीक है, क्योंकि आपको कम टाइम लगेगा और सिलेबस भी कम है, एंड इन द लास्ट मोमेंट जब आपको लास्ट में बाकी 3 सब्जेक्ट्स कवर हो जाएं, देन यू कैन गो अहेड एंड यू कैन पिक अप योर पेपर नंबर 1, ठीक है। तो दैट इज ऑल दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। अननेसेसरी बात नहीं करते हैं, लॉजिकल बात करनी थी, आपको जस्टिफिकेशन देना था मुझे लॉजिक के बेसिस पे, विच आई हैव ऑलरेडी गिवन। आई होप इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके से हम आपकी हेल्प कर पाए, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल रह गए, कोई डाउट रह गया है, you can always post it on the comment section. Till then, God bless you all. Keep preparing. Your exams are very, very near.
कोशिश करिए कि जितने ज्यादा मॉक्स लगा सकते हैं और जितने ज्यादा रिविजन्स लगा सकते हैं उतने ज्यादा रिविजन्स लगा लीजिए, ठीक है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।